इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में आप जो है टोटल 3 फेज पढ़ोगे। पहला तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ोगे, उसके बाद में आप अल्टरनेटिंग करंट पढ़ोगे, और फिर अल्टरनेटिंग करंट के बाद में एकदम लास्ट में आप जो है फेजर डायग्राम करोगे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में सबसे पहले है फ्लक्स। फ्लक्स को जानते हैं तो मैग्नेटिक फ्लक्स अपने आप जान जाएंगे। और मैग्नेटिक फ्लक्स में जो भी जानेंगे वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स से कनेक्ट होगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये जनरल टर्म है, ये स्पेशल है, ये भी स्पेशल है। फ्लक्स क्या होता है? तो फ्लक्स है क्वांटिटी। फ्लक्स क्वांटिटी है जो परपेंडिकुलर टू एरिया होती है। परपेंडिकुलर टू एरिया होती है। अगर कोई क्वांटिटी एरिया के साथ परपेंडिकुलर है और या तो वो लीविंग है और या फिर वो एंटरिंग है या वो दोनों है, उसको फ्लक्स कहते हैं। कोई भी क्वांटिटी, अभी कुछ दिन पहले किसी क्लास में याद नहीं है, क्वांटिटी कोई भी, आंसर है कोई भी क्वांटिटी, कुछ भी जो आपके दिमाग में हो। हमने तो एग्जाम्पल दिया था, जैसे ये क्लास का जो डोर है, इसके इस तरफ भी एयर है, डस्ट है, और उस तरफ भी एयर और डस्ट है। और ये बात तो कंफर्म है कि यहाँ का टेम्परेचर और वहाँ का टेम्परेचर क्या अलग अलग है। तो ये भी कंफर्म है कि बहुत सारे डस्ट और एयर के जो पार्टिकल्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, वो जा रहे होंगे। मान लो हम इधर खड़े हो गए, तो सपोज कर लो कि हमने नोटिस किया कि N1 डस्ट पार्टिकल चले गए, तो मेरे लिए ये कैसा फ्लक्स है? एंटर करने वाला। एंटर करने वाला फ्लक्स हमेशा माइनस में लिखेंगे। कुछ किताबों में प्लस में लिखा है, तो ये साइन कन्वेंशन है। अब जैसे डाइवर्जिंग लेंस की फोकल लेंथ माइनस है और कन्वर्जिंग की कैसी है? प्लस है। तो ये तो साइन कन्वेंशन है। आप बोलो हम नहीं मानेंगे ये बात, तो जो यूनिवर्सल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे साइन कन्वेंशन चलता है उसी को फॉलो किया जाता है। तो इसी तरीके से जो एंटर जाने वाला फ्लक्स है वो हमेशा किस में लिखा जाता है? नेगेटिव। और आने वाला वो पॉजिटिव। तो जिस समय हमने नोटिस किया कि N1 डस्ट पार्टिकल जो है अंदर चले गए, उसी समय में पता चला कि N2 पार्टिकल आ भी गए। ये वाला फ्लक्स कैसा होगा? पॉजिटिव। तो कुल कितना फ्लक्स होगा? फ्लक्स का सिंबल फाई होता है। तो यहाँ पर N1 और N2 और इनका प्लस, टोटल फ्लक्स निकल आएगा। अगर टोटल फ्लक्स नेगेटिव में आया तो मतलब जीतता कौन है? लीविंग वाला। अगर टोटल फ्लक्स अगर टोटल फ्लक्स नेगेटिव में आया तो जीत किसकी हुई है? एंटर वाले फ्लक्स की। और अगर प्लस में आया तो लीविंग वाले फ्लक्स की। कभी कभी ऐसा होगा कि आपके पास में केवल लीविंग होगा या एंटरिंग होगा, तब तो कोई बात ही नहीं है। उस समय अगर आप साइन नहीं लेते हो तो चल जाएगा। भाई आपने देखा किसी भी एरिया से 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए क्वांटिटी अंदर जा रही है, वहाँ पे लीविंग वाला कोई है नहीं, तो आपने कहा भाई अंदर जाने वाली क्वांटिटी ही फ्लक्स है। आपने कोई साइन नहीं लगाया, कोई बात नहीं। और फिर आपने बोला कि नहीं क्वांटिटी बाहर आ रही है, तो केवल बाहर आ रही है तो भी आपने साइन नहीं लगाया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब दोनों एक साथ होंगे, लीविंग और एंटरिंग दोनों, तो फिर साइन की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। ये था फ्लक्स की डेफिनेशन जो तुमने जनरल वे में उस समय की थी जब फर्स्ट टाइम आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा था। अब जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात होती है तो क्वांटिटी जो है, ये जो क्वांटिटी लिखा हुआ है, इसकी जगह पर क्वांटिटी आ जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो अगर ये क्वांटिटी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हो जाए, कुछ और नहीं, केवल और केवल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, तो अगर इस क्वांटिटी का नाम, इस क्वांटिटी का काम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हो जाए, तो फिर किसी भी एरिया से पर सेकंड के टाइम में, जब भी हम कोई फिजिक्स में काउंटिंग करते हैं और टाइम नहीं होता है पता, तो हमेशा क्या रहता है? 1 सेकेंड। तो अंडरस्टूड है, ना भी बताएं तो भी। तो किसी भी एरिया से पर सेकंड के टाइम में कुल कितनी लाइनें एंटर हो रही हैं, या फिर कुल कितनी लाइनें आ रही हैं, जा रही हैं, या दोनों काम हो रहे हैं, उसको हम लोग फ्लक्स कहते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स में जो ये क्वांटिटी है वो क्या बन जाएगी? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो मैग्नेटिक फ्लक्स की जो डेफिनेशन है वो क्या बनेगी? टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस
विच लीविंग और एंटरिंग और बोथ नॉर्मली टू गिवन और इमेजिनरी एरिया। यहाँ पर जो ये गिवन और इमेजिनरी एरिया बोला हुआ बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कभी कभी क्या होता है कि आपके पास क्वांटिटी होती है, एरिया नहीं होता। जैसे चार्ज के पास में जो है लाइनें हैं, ये प्लस का चार्ज है और ये लबालब लाइनों से भरा हुआ है, इसकी सारी लाइनें ये रही, चार्ज की ये लाइनें हैं। तो अब आपके पास क्वांटिटी है लेकिन एरिया नहीं है, और किसी ने कहा भैया फ्लक्स बना दो, तो आपको फिजिक्स परमिशन देता है कि आप एरिया को इमेजिन कर लें। लेकिन जब हम एरिया को इमेजिन करते हैं तो उस समय क्वांटिटी बर्बाद नहीं होनी चाहिए। जैसे आपने एरिया इमेजिन किया तो आपने कहा सर ये रहा इमेजिनरी एरिया, तो हमने कहा यार इस वाले एरिया से तो केवल एक ही लाइन लिंक है, बाकी बेकार हो जा रही हैं, क्योंकि फ्लक्स बनने के लिए क्वांटिटी को 90 डिग्री होना चाहिए, तो ये तो इमेजिनेशन नहीं चलेगी। तो जब खुद को इमेजिन करने की परमिशन मिल जाती है एरिया को, तो इमेजिनेशन ऐसा होना चाहिए कि सारी की सारी क्वांटिटी क्या बन जाए, फ्लक्स। तो अब हम सारे के सारे घोड़े दिमाग के दौड़ाएं अगर, तो आखिरी में नतीजा यही होगा कि यहाँ का जो इमेजिनरी एरिया होगा वो कैसा होगा, स्फेरिकल होगा। तो समटाइम्स यू हैव ए लाइक दिस अप्रोच कि यू हैव ए क्वांटिटी बट नो इन्फॉर्मेशन अबाउट द एरिया, देन यू कंसीडर, यू इमेजिन द एरिया। बट इमेजिनरी एरिया ऐसा होना चाहिए कि जो अवेलेबल क्वांटिटी है उसकी एक भी बूंद बर्बाद नहीं होनी चाहिए, वो जरा सी भी यूजलेस नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये थी आपकी फ्लक्स की ABCD। तो मैग्नेटिक फ्लक्स की डेफिनेशन फाइनली एक बार और आपको बताई जाए कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विच लीविंग और एंटरिंग नॉर्मली टू गिवन और इमेजिनरी एरिया, और भी बोथ वाली बात भी लिख देंगे वहां पर, इज कॉल्ड द मैग्नेटिक फ्लक्स। सिंबल क्या है, फाई। इलेक्ट्रिक के लिए फाई के साथ E और मैग्नेटिक के लिए फाई के साथ B। इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के कुल कितने तरीके थे देखते हैं भाई, जो अपडेट है हमेशा शुरू से, देखते हैं क्या कौन बता पाएगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के सारे फार्मूले लिखो भाई, लिखो क्या, यानी बोर्ड पे आप हमको बताओ और हम लिख दें। कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे निकलता था, डेफिनेशन के बाद फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाला भी गया था। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई E बराबर, हाँ शुरुआत यहां से करोगे, ओरिजिनल फार्मूला था इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर कैपिटल N, ये टोटल लाइंस थी, टोटल लाइंस वही इलेक्ट्रिक फील्ड वाली, टोटल लाइंस जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड वाली हैं। तो फ्लक्स निकालने का पहला कॉन्सेप्ट ये था कैपिटल N। इसी कॉन्सेप्ट से निकल के आया था EA cos थीटा, जहां पर थीटा था, हाँ थीटा क्या था, थीटा क्या था, एंगल बिटवीन, थीटा क्या था, थीटा क्या था, पक्का, अरे इतना ही काफी है, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। चलो बताया तुमने, हमें लगा कि तुम नहीं बता पाओगे। थीटा एंगल बिटवीन है, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, और एरिया वेक्टर तो हमेशा ही सरफेस के साथ क्या होता है 90, और यहीं से आपका फंडा बना था E.dA। अगर एरिया आपने छोटा सा लिया तो अदरवाइज आप क्या लिखते थे E.A, एरिया वेक्टर को हम A से लिख रहे हैं। और इसके अलावा फार्मूले क्या थे, और फार्मूला था Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी ओमेगा। डी ओमेगा को डेल्टा ओमेगा भी लिख सकते हो, डेल्टा ओमेगा यहां पे सॉलिड एंगल था। कभी कभी होता ही ये था, देखो ऊपर वाला फंडा तब लगाएंगे जब लाइनें हम गिन सकते हैं, तो ये फंडा लगाइए। ये वाला फंडा तब लगाएंगे जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया की वैल्यू अवेलेबल हो। ये वाला फंडा तब लगाएंगे जब इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर में दिया जाए और एरिया भी वेक्टर में दिया जाए। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया है 20I कैप प्लस 60J कैप और एरिया वेक्टर दिया हुआ है 3I कैप प्लस 4J कैप, तो फिर ये वाला फंडा लगाएंगे।
ये वाला फंडा कब लगाएंगे? ये वाला फंडा तब लगाते थे जब पॉइंट चार्ज दिया जाता था, पॉइंट चार्ज दिया और सॉलिड एंगल दिया, तब ये वाला फंडा लगाते थे। जैसे क्वेश्चन सुनो कि 2 कूलाम पॉइंट चार्ज आपको दिया जा रहा है, बताओ 1.2 स्टेरेडियन के सॉलिड एंगल से लिंक होने वाला फ्लक्स क्या है। तो यहाँ पर पॉइंट चार्ज की वैल्यू भी दी जा रही है और सॉलिड एंगल की वैल्यू भी दी जा रही है, तो फ्लक्स निकालने का फंडा ये रहेगा। और ये निकल के आता था क्या? Q इंटू 1.13 इंटू 10⁻11। ये फंडा तब लगाते थे जब केवल क्या दिया जाता था? पॉइंट चार्ज दिया जाता था। इसके अलावा फ्लक्स निकालने का, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने का फंडा था इंटीग्रेशन E डॉट डी ए। ये कब होता था? जब हमारे पास में एक बहुत बड़ा सा ओपन सरफेस होता था, ओपन सरफेस, और एक फंडा था आपका क्लोज इंटीग्रेशन E डॉट डी ए। ये तब होता था जब अपने पास में क्या होता था? क्लोज सरफेस। इतने सारे फार्मूले हैं, अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो एग्जाम तो हमको देना है, तो हमको तो भाई याद है, इसलिए मेरे तो 100 आउट ऑफ 100 आएंगे, ये पक्का है। आप पेपर बना के कभी भी चेक कर लेना, आप पेपर बनाना और हमारा एग्जाम ले लेना। कितने लोगों को ये याद है? ये 2 लास्ट के पॉइंट जो है आप गड़बड़ कर रहे थे। ये फंडा तब लगता था जब हमारे पास पॉइंट चार्ज होता था और उसके सामने एक बड़ा सा ओपन एरिया होता था और पूछा जाता था बताओ इस पॉइंट चार्ज से और इस ओपन एरिया जो दिया जा रहा है लिंक फ्लक्स क्या होगा। ये तब लगाते थे जब हमारे पास में क्या होता था? पॉइंट चार्ज और सामने क्या होता था? क्लोज वाला एरिया था। और यहीं से फिर गॉस लॉ यानी कि गॉस की थ्योरम डेवलप हुई थी। यहाँ पर एक चीज़ मुझे और याद आई है, जो अगर फार्मूले आपको नहीं भी पता है तो कोई बात नहीं, लेकिन ये चीज़ तो आप बिल्कुल नहीं भूलिएगा कि अगर एरिया इज इन एक्स वाई प्लेन, अगर ये कहा जाए कि एक एरिया एक्स वाई प्लेन पर है, एक एरिया है जो कि एक्स वाई प्लेन पर है, तो एरिया वेक्टर क्या होगा उस एरिया का? तो एरिया वेक्टर बराबर होगा एरिया की वैल्यू और साथ में के कैप। याद आया कुछ? और याद रखने का तरीका कैसा होता था? यहां पे एक्स वाई है तो क्या बच गया? जेड, और जेड का साथी कौन है? के कैप। अगर कोई एरिया वाई जेड प्लेन पर है तो उसका जो एरिया वेक्टर होगा वो होगा एरिया वैल्यू और साथ में क्या आएगा? आई कैप। एक्स एक्सेस की याद आ रही है वहां पर? एक्स एक्सेस आपका छूट गया वाई जेड में। और अगर कोई एरिया एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स प्लेन, तो एरिया वेक्टर होगा एरिया की वैल्यू और साथ में क्या? जे कैप। तो भले ही तुम फ्लक्स वाले फार्मूले जो है अभी भूले बैठे हो, बट एग्जाम देने जाओगे तो आप अपडेट हो ही जाओगे, बट ये मत भूलना। अच्छा, अगर कोई एरिया एक्स वाई प्लेन में भी नहीं है, वाई जेड प्लेन में भी नहीं है, जेड एक्स प्लेन में नहीं है, तो फिर उसका एरिया वेक्टर कैसे निकलता है? उसका एरिया वेक्टर टिपिकल तरीके से निकलता है, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है। तो आप अपने लेवल पर, आप अपने जो एकेडमिक सिलेबस है उसके हिसाब से इसके लिए तैयारी करो। भाई अगर मैं कह दूं कि एक एरिया है जो कि एक्स वाई प्लेन से 45 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो बताओ क्या ये एरिया एक्स वाई प्लेन पर है? नहीं, एक्स वाई प्लेन पर नहीं है, बल्कि वहां से कितने डिग्री पर है? 45 डिग्री पर है। अब बताओ एरिया वेक्टर क्या होगा? तो ये एक अलग काम हो गया, इसको निकालना पड़ेगा, टिपिकल जॉब होगा। लेकिन ये जो आसान सा काम है वो हमेशा याद रखना अपने माइंड में। मैग्नेटिक फ्लक्स पर वापस आ जाते हैं। डेफिनीशन तो अभी लिखी दी जाएगी, बार बार बताई जा रही है, लेकिन मैग्नेटिक फ्लक्स निकालने के कुल कितने फार्मूले हैं? 5B, B फॉर मैग्नेटिक फ्लक्स, कैपिटल B इज इंडिकेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो एक फार्मूला तो है कैपिटल N, जहां पे N जो है नंबर ऑफ लाइंस है, टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब ये तो कॉमन सेंस की बात है कि अगर ये लाइनें फ्लक्स बनी हैं तो नो डाउट वो एरिया के साथ 90 ही बना रही होंगी, अंडरस्टूड है।
और फिर यहीं से फार्मूला बनेगा बी ए कॉस थीटा, केवल ई की जगह पे बी आ गया है, बाकी सब वही चल रहा है, जहां जहां ई था वहां बी आ गया। तो बी हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है, ए हमको पता है कि एरिया है, यहां पर एरिया की वैल्यू है, थीटा वही पुरानी बात, एक बार फिर से बताएं थीटा क्या है, एंगल बिटवीन, जब आप बोलते हो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, लिखने का मन ना हो तो बी कर दो, एंड एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर। तो ये थीटा की कहानी है। यहीं से फंडा बनेगा बी डॉट ए, बी डॉट एरिया वेक्टर। अब ये वाला फंडा तभी लगाना जब बी आपको वेक्टर में और एरिया भी आपको वेक्टर में दिया जाए। वेक्टर का मतलब हो गया आईजे के फॉर्म में दिया जाए। जब हम मैग्नेटिक फ्लक्स का या इलेक्ट्रिक फ्लक्स का ये वाला फार्मूला लिखते हैं कैपिटल एन, तो हम लोगों ने हमेशा एन को किस में गिना था, एसआई में गिना था। भाई एन जो है नंबर ऑफ लाइंस है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, फिलहाल यहां पे नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, लेकिन ये गिनती हम किस में करेंगे, एसआई में करेंगे। भाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स के केस में जब ये गिनती करते थे तो ये लाइन कहां से आती थी, चार्ज से। तो चार्ज किस में होता था, कूलाम में। तो जब चार्ज कूलाम में है तो जितनी लाइनें हैं वो एसआई नंबर बन जाएगा। सिमिलरली चार्ज का साथी यहां कौन है, पोल स्ट्रेंथ। मैग्नेट में कौन है, पोल स्ट्रेंथ। और अगर पोल स्ट्रेंथ एसआई में है तो लाइनों की संख्या भी किस में हो जाएगी, एसआई में। लेकिन बड़ा मुश्किल होता था कि इसका यूनिट क्या है, थोड़ा सा बता नहीं पाएंगे, लेकिन जब यहां पे पहुंचोगे तो यूनिट का भी पता चल जाएगा। देखो भाई यूनिट क्या है इसका, यूनिट ऑफ फाई, फ्लक्स मैग्नेटिक का यूनिट क्या है, एज। बी का हो गया टेस्ला, एरिया हो गया मीटर स्क्वायर, तो टेस्ला मीटर स्क्वायर हो गया। अच्छा बी का यूनिट और क्या होता है, न्यूटन अपॉन एम्पियर मीटर, तो न्यूटन अपॉन एम्पियर मीटर, और एरिया आपका मीटर स्क्वायर। तो ये क्या बन गया भाई, न्यूटन मीटर अपॉन एम्पियर। यूनिट्स पता होंगी तभी डायमेंशन तक पहुंचोगे। अब जिसको पता है कि फ्लक्स का जो यूनिट है वो ये है, टेस्ला मीटर स्क्वायर, डायमेंशन में फंस जाएगा क्योंकि टेस्ला उसकी आदत में नहीं है। लेकिन जिसको ये पता है कि फ्लक्स का, मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट न्यूटन मीटर अपॉन एम्पियर है, तो न्यूटन उसकी आदत में है। डायमेंशन क्या हुआ न्यूटन का, MLT - 2, और मीटर क्या हो गया L, एम्पियर का हो गया A। तो आप तुरंत जो, यानी सभी इंपॉर्टेंट है। ये अगर अपनी अलग इंपॉर्टेंस रखता है तो वो यूनिट अपना अलग इंपॉर्टेंस रखता है। इसके अलावा और आगे चलते हैं भाई, साइंटिस्ट के नाम पर इसको क्या बोल दिया जाता है, वेबर। यानी कि वेबर का मतलब है, वेबर इज इक्वल टू है टेस्ला मीटर स्क्वायर, और ये इज इक्वल टू है न्यूटन मीटर अपॉन एम्पियर। ये हो गया इसका यूनिट। ठीक, बोलो। तो 6-7 लाइनों का स्पेस छोड़िए और क्वेश्चन जरा करके दिखाइए, फिर आप लिखने वाला काम करें। इतना स्पेस छोड़ देना कि मैं डेफिनेशन लिखा सकूं, और डेफिनेशन लिखने के बाद में आप ये नोट कर सकें, बट इतना स्पेस छोड़ देना आप। चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और सबसे पहले हम इसमें फ्लक्स के बारे में जानेंगे। हाँ लिखिए भाई ये क्वेश्चन, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज, इज के बाद बोर्ड देख लेना, 2 × 10⁻³ ब्रैकेट में I कैप प्लस J कैप। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज के बाद है 2 × 10⁻³ ब्रैकेट में I कैप प्लस J कैप, फुल स्टॉप। फाइंड मैग्नेटिक फ्लक्स, फाइंड मैग्नेटिक फ्लक्स विद एरिया 20 मीटर स्क्वायर, फाइंड मैग्नेटिक फ्लक्स विद एरिया 20 मीटर स्क्वायर।
which is in xy plane, which is in xy plane। आंसर क्या बनेगा? 0। क्यों 0 बनेगा? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी तो आपकी ये है, और एरिया वेक्टर, चलो एरिया वेक्टर को ए से लिखते हैं। तो एरिया वेक्टर, एरिया कहां पड़ा हुआ है? एक्स वाई प्लेन में। क्वेश्चन में एरिया कहां पर रखा गया है? एक्स वाई प्लेन में। और अगर कोई एरिया एक्स वाई प्लेन में है तो उसका एरिया वेक्टर होता है एरिया वैल्यू साथ में के कैप। तो एरिया वैल्यू कितनी है? 20, साथ में क्या है? के कैप। ये वाला फंडा पिक करोगे तो सीधे आंसर आएगा 0, क्योंकि डॉट में के ने हमेशा आई के साथ 0 ही बनाया है, और डॉट में हमेशा के ने जे के साथ भी क्या बनाया? 0। डॉट में आई के साथ 1 देता है, जे के साथ 1 देता है, के साथ 1। किसी और के साथ अगर ये डॉट प्रोडक्ट करता है तो रिजल्ट क्या जाता है? 0। ठीक है। तो अब आप जो स्पेस छोड़ के आए हैं वहां पर हेडिंग लिख दीजिए मैग्नेटिक फ्लक्स, और डेफिनेशन जो स्पेस आपने छोड़ा है वहां पे हेडिंग है मैग्नेटिक फ्लक्स। डेफिनेशन में अगर कोई मेरा रोल हो तो बताइए, नहीं तो आप खुद भी लिख सकते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स की डेफिनेशन होगी टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विच लीविंग को अंडरलाइन कर देना, विच लीविंग और एंटरिंग, विच लीविंग और एंटरिंग को अंडरलाइन कर देना, और बोथ, विच लीविंग और एंटरिंग और बोथ, कॉमा लगाइए। नॉर्मली टू गिवन और इमेजिनरी एरिया, नॉर्मली को अंडरलाइन कर देना, विच लीविंग और एंटरिंग और बोथ नॉर्मली टू गिवन और इमेजिनरी एरिया is called magnetic flux, is called magnetic flux। फाई बी, फाई और उसके साथ में बी। उसके बाद ये फार्मूले अपना नोट कर लीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड में तो कई सारे थे, बट यहां पे आपका काम के लिए इतने से चल जाएगा, यहाँ तक जहाँ पे यूनिट ऑफ फाई बी है। और फिर आप जब फ्री हो जाएं और आपको लगे कि ये बात आपको जो है लिखनी चाहिए, ये वाली, तो कहीं पर नोट डाल करके उसको भी लिख लेना। लिखिए क्वेश्चन, 20 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड, 20 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड is in vertical direction, 20 Tesla magnetic field is in vertical direction, full stop। Find flux link with area, find flux link with area, ब्रैकेट में 4 मीटर स्क्वायर। फाइंड मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद एरिया, ब्रैकेट में 4 मीटर स्क्वायर, विच इज एट 60 डिग्री फ्रॉम वर्टिकल, विच इज एट 60 डिग्री फ्रॉम वर्टिकल, विच इज एट 60 डिग्री फ्रॉम वर्टिकल। भाई आपको जो टेस्ला दिया गया वो वैल्यू ही तो दिया गया, और एरिया की वैल्यू दी गई है, तो ये वाला फंडा, ये वाला फंडा, ये वाला फंडा। भाई उसने तो आपको ये कहा कि जो फील्ड है वो कैसी है, वर्टिकल है, तो फील्ड तो वर्टिकल हो गई। और कितने टेस्ला की फील्ड है वो?
कितने टेस्ला की फील्ड है? 20 टेस्ला की। ये तो फील्ड हो गई। और जो एरिया है, एरिया कितनी वैल्यू का है? 4। अब एरिया किस शेप में होगा हमें नहीं पता, तो हम एरिया को एक लाइन से दिखाई दे रहे हैं। ये एरिया है और ये एरिया है 4 मीटर स्क्वायर। साफ साफ उसने कहा कि एरिया ने वर्टिकल से कितना बनाया? 60। अरे मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, मैं तो ये देखूंगा एरिया वेक्टर ने बी के साथ क्या बनाया। मैंने एरिया को एक लाइन से दिखाया है भाई, तो एरिया वेक्टर तो हमेशा एरिया पे 90 बनाते हैं। ये डॉटेड लाइन एरिया वेक्टर है, ये रहा एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर आपने बी के साथ क्या बनाया, तो आंसर क्या आया? 30। अच्छा, अगर कोई एरिया वेक्टर नीचे ले ले तो क्या आएगा? 150। तो कोई आंसर में फर्क तो पड़ेगा नहीं, एक साइन नेगेटिव आएगा, दूसरे में पॉजिटिव आएगा। तो ओवरऑल इस फंडे का, इस क्वेश्चन का ये फंडा है, लेकिन इस फंडे में जो थीटा है वो 60 नहीं है, बी है 20, ए है 4, कॉस 30 60 नहीं है, 80 इंटू √3/2, तो ये आ गया 40 √3 वेबर। कितने लोगों का सही था ये? ठीक। तो जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना पड़ेगा कि नंबर ऑफ वेज बाय यूजिंग विच वी कैन चेंज द फ्लक्स। आप बता रहे हैं 2 है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जरा देखें क्या है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फर्स्ट टाइम तो नहीं पढ़ रहे हैं, ये तो कंफर्म है, ये आप 10th में पढ़ चुके हैं आप इसको। अब सभी बोर्ड के लोग 10th में इसको पढ़ चुके हैं, किसी ने ज़्यादा पढ़ा है, किसी ने कम पढ़ा है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है ये कहता है कि अगर आप मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज करोगे तो वहाँ पर वोल्टेज पैदा होती है, करंट पैदा होती है। तो सपोज कर लो ये आपके पास में एक बार मैग्नेट है भाई, मैग्नेटिक फ्लक्स तुम्हें चाहिए तो मैग्नेटिक फ्लक्स देने वाला कोई सोर्स होना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड देने वाला। तो इस समय एक बार मैग्नेट ले लिया, नॉर्थ और साउथ पोल है, और ये मैंने एक कॉइल ले ली है, और इस कॉइल में लोग आमीटर लगाते हैं, हमने एक छोटा बल्ब लगा दिया। भाई आमीटर अगर स्केल कुछ दिखाता है, सुई अगर हिलती है तो हाँ करंट आ रही है, और वोल्ट मीटर भी लगा सकते हो वोल्टेज लेने के लिए। हमने एक सिंपल बल्ब लगा दिया, करंट अगर आ रही है तो बल्ब ऑन हो जाएगा। इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो बदलनी चाहिए, यानी कि रिलेटिव मोशन होना चाहिए। तो जब आपने इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बदला तो ये बल्ब जो है ऑन हो गया। अगर डिस्टेंस नहीं बदला तो ये बल्ब जो है ऑन नहीं हुआ। बल्ब का ऑन होना ये प्रूफ करता है कि करंट आई है तभी बल्ब ऑन हुआ है, और करंट के पीछे वोल्टेज होगा तभी करंट चली है। तो माइकल फैराडे ने इसको जब डिस्कस किया तो क्या लॉजिक दिया, उन्होंने कहा कि इससे जो है नंबर ऑफ फील्ड लाइंस आ रही हैं, और वो जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस हैं वो लिंक होकर के फ्लक्स बना रही हैं। तो डिस्टेंस अगर वेरी करेगा, भाई आप देखो ये अगर मैं कहूँ कि ये डिस्टेंस r है, तो बार मैग्नेट ने कॉइल पर, ये कॉइल है यहाँ पर, यहाँ कितनी मैग्नेटिक फील्ड दी है, तो आप फंडा लगाओगे μ0/4π 2 M/r3, एक्सेस पे मामला है इसलिए, और r आप बदलोगे तो क्या बदल जाएगा, b बदल जाएगा। तो फाई बराबर होता है BA cos थीटा, तो b अगर बदल गया तो फिर फ्लक्स बदल जाएगा, और फ्लक्स बदल जाने से ही जो है वहाँ पर करंट आ रहा है। डिस्कवरी हो गई कि जब कभी भी किसी भी सर्किट से लिंक होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स बदला जाएगा तो वहाँ पर उस सर्किट में एक करंट फ्लो करती है इस वजह से, और उसको इंड्यूस करंट कहते हैं। सपोर्टिंग वोल्टेज क्या कहलाता है, इंड्यूस वोल्टेज। अच्छा, इसी में क्वेश्चन बनता जरा देखना, हमने सर्किट ये रखा और तुमने भी एक सर्किट तैयार किया है, तुमने एक सर्किट तैयार किया है, तुमने सर्किट ये रखा,
तो मेरे वाले सर्किट में इंड्यूस वोल्टेज होगा, क्या तुम्हारे वाले में इंड्यूस वोल्टेज होगा? रिलेटिव मोशन हो रहा है, हाँ या ना? होगा। मेरे वाले में इंड्यूस करंट होगी, तुम्हारे वाले में होगी? नहीं होगी। सर्किट खुला हुआ है ना, तो करंट के लिए तो रास्ता एकदम क्लियर होना चाहिए। करंट तो फ्लो करेगी तो सर्किट क्या होना चाहिए? क्लोज होना चाहिए। थोड़ा सा सुनने में अजीब लगता है क्लोज, लेकिन यहां पे क्लोज का मतलब है तभी करंट चलेगी। सर्किट अगर क्लोज है तभी तो करंट चलती थी, ओपन है तो करंट। तो इस वाले केस में इंड्यूस वाला वोल्टेज तो होगा, लेकिन इंड्यूस वाला करंट, यहां पर आपका दोनों होगा, इंड्यूस वोल्टेज भी होगा और करंट भी होगा। क्लियर है बात? तो डिस्कवरी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की है फैराडे की, वो आपकी जो है लिखने वाली तो हो गई है। अब फ्लक्स को बदलने के मैंने रास्ते पूछे थे, तुमने 2 बताए, 3 रास्ते। देखो, अगर हम बी बदलें तो फ्लक्स बदल जाएगा, पहला रास्ता। अगर हम एरिया बदलें तो फ्लक्स बदल जाएगा, दूसरा रास्ता। अगर हम थीटा बदलें तो फ्लक्स बदल जाएगा, और ये क्या हो गया? तीसरा रास्ता। तो हम फ्लक्स को 3 तरीके से बदल सकते हैं, बी बदल करके, ए बदल करके और थीटा बदल करके। तो हेडिंग है आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और इस हेडिंग में जो आपने अभी सीखा है बस वही लिखना है। जब किसी सर्किट से when magnetic flux linked with circuit changes with time, with respect to time, then there produces induced current, ब्रैकेट में इंड्यूस्ड वोल्टेज। इंड्यूस्ड हमने इसलिए कहा क्योंकि ये वास्तव में फ्लक्स चेंज के ही इंडक्शन से आया है। When magnetic flux linked with circuit changes with respect to time, then there produces current and voltage. This phenomena is called EMI. उस करंट को हम कहते हैं इंड्यूस्ड, मैंने पहले लिख दिया है। उस करंट वोल्टेज को हम कहते हैं इंड्यूस्ड। दिस फिनोमेना इज EMI। इंड्यूस वोल्टेज कह लो, इंड्यूस EMF कह लो, बात है कि भाई अगर तुम वोल्टेज का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो तो EMF है, और इस्तेमाल कर रहे हो तो वोल्टेज है। जैसे बैटरी तुमने खरीदी, अब वो इस्तेमाल में नहीं है तो उसके पास जो वोल्टेज है वो क्या बनेगा? EMF। और घड़ी में तुमने लगा दी, अब इस्तेमाल में लगा तो अब क्या बनेगा? वोल्टेज। ये दोनों में डिफरेंस है, एक ही बात है। एक सोर्स के रेस्पेक्ट में है प्योरली, और एक जब सोर्स इज अंडर द एक्शन तो उस समय है वोल्टेज। फैराडे ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के लॉ भी दिए, लॉज ऑफ EMI। EMI के जो लॉज हैं फैराडे के, वो क्या है? इन्होंने कहा कि ये जो हमने लिखा है ना, ये भी लॉ में शामिल है। EMI की जो फिनोमेना है ये भी उनके लॉ में शामिल है। तो लॉज ऑफ EMI बाई फैराडे, तो फर्स्ट वाला तो यही ले लो, फिनोमेना ऑफ EMI, फिनोमेना ऑफ EMI। हिस्ट्री तो ये है। तो लॉज ऑफ EMI में पहला पॉइंट तो फिनोमेना ऑफ EMI हो गया। दूसरे नंबर पर
जो वैल्यू होती है इंड्यूस्ड वोल्टेज की, वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ इसको हम स्मॉल ई से लिखेंगे, और ये प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। अगर हम इस बात को मैथमेटिकल वे में लिखें तो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स तो डी फाई हो गया और रेट लग गया तो डी टी हो गया। कैलकुलस के बिना लिखोगे तो डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। तो दूसरा लॉ इनका यही था कि जो इंड्यूस ईएमएफ है वो सीधे सीधे रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स के प्रोपोर्शनल है। ज़्यादा चेंज होगा तो ज़्यादा वोल्टेज मिलेगा, कम चेंज होगा तो कम मिलेगा। कांस्टेंट ले आइए और ये हो गया डी फाई बाई डी टी। यहाँ एक नेगेटिव अभी लगा दिया है हमने, ये नेगेटिव जो है लेंज लॉ से आया है, क्या कहता है अभी डिस्कस करेंगे। तो ये इनका जो है प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे, कांस्टेंट लाओगे, और एयर या वैक्यूम के केस में जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट उसकी वैल्यू कितनी होती है 1। तो प्रोपोर्शनलिटी हटा भी दिया है, उसकी वैल्यू 1 रख भी दी है, रिजल्ट ये आ गया। अब आप देखिएगा भाई, E इज इक्वल टू माइनस का डी डी टी और फाई बराबर है बी ए कॉस थीटा। तो पहला सिचुएशन तो ये रहा, E बराबर माइनस बी कॉस थीटा डी ए बाई डी टी, यानी ये क्या बदलने की तैयारी हो रही है, एरिया। हम एरिया को बदलेंगे तो भी फ्लक्स बदल जाएगा। जब हमने डी डी टी से बी और कॉस थीटा को बाहर निकाल दिया, इसका मतलब बी और कॉस थीटा क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहे होंगे। दूसरा अपने पास में है E इज इक्वल टू माइनस का ए कॉस थीटा और डी बी बाई डी टी, यानी यहां पर हम किसको बदलेंगे, बी को। और तीसरा हमारे पास में इंड्यूस वोल्टेज निकालने का फंडा है बी ए और डी डी टी और कॉस थीटा। तो यहां पे टाइम के साथ कौन बदलेगा। अब हमें अपनी स्टडी इसी पर फोकस करना है, जो सबसे ज़्यादा हमको काम करना है वो इस पर और इस पर। यानी हमें ऐसी सिचुएशंस पढ़नी है जहां पर इंड्यूस वोल्टेज आएगा, थीटा के बदलने से फ्लक्स बदलेगा, और ऐसी कंडीशंस पढ़नी है जहां पे इंड्यूस वोल्टेज आएगा जो कि एरिया के बदलने से बदलेगा। ठीक है, ध्यान देना इधर, अभी लिखना नहीं है, ये डेफिनेशन तो लिख चुके हो आपने, हटा रहे। अब मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं, जरा उस पर ध्यान दें और डिसाइड करें कि ये जो मैंने कैलकुलेट किया है वो कौन से फंडे से किया है, इससे या इससे या इससे। गौर करिएगा, हमने एक ये इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है तो नोट में लिखते हैं, डिस्कशन होगा तो कहानी अपने आप क्लियर हो जाएगी। हमारे पास में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, U फॉर यूनिफॉर्म, M फॉर मैग्नेटिक फील्ड माने F, और B वैल्यू है इसकी, B वैल्यू है। और इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हम एक रॉड, कंडक्टिंग रॉड जो है उसको 1 पॉइंट पर हिंज करके रोटेट करा रहे हैं। ये कंडक्टिंग रॉड है हमारे पास, इस टर्मिनल पर हिंज कर दी गई है, 1 एंड पर हिंज की गई है और ये रोटेट कर रही है। अब अगर आप यहां पर एक बल्ब बांध दें तो आप देखेंगे कि वो बल्ब जल रहा है, आप पाएंगे कि जो बल्ब है वो जल रहा है। फिलहाल अभी हम बल्ब हटा देते हैं। बल्ब के जलने से ये पता चल गया कि इन दोनों टर्मिनल्स पर वोल्टेज है, और जैसे उन वोल्टेजेस को तुमने विद द बल्ब क्लोज सर्किट बनाया तो करंट फ्लो करने लगे। तो ये वाला जो किनारा है ये फ्री वाला किनारा है, और ये वाला जो किनारा है वो फिक्स्ड है, फिक्स्ड वाला किनारा है। तो दोनों के बीच में वोल्टेज आया है। आज हमें उस वोल्टेज को कैलकुलेट करना है। फैराडे ये कहता है कि बहुत सिंपली आप केवल फ्लक्स बदलोगे तो वोल्टेज बन जाएगी, और वोल्टेज का फार्मूला है यहाँ पर। चलिए देखते हैं सिचुएशन में। कुछ समय बाद ये जो रॉड है L लंबाई की वो यहाँ से यहाँ पहुँचे,
ये यहाँ से यहाँ पहुँची, मान लेते हैं कि किसी इंस्टेंट पर पहुँची, तो देखो यार ये जो है ना, ये वाला एरिया स्वेप्ट हो गया, ये वाला एरिया स्वेप्ट हो गया। नाउ चेक द सिचुएशन, इस कंडीशन में जो बी है वो बदल नहीं रहा, क्वेश्चन ने कह दिया, और इस कंडीशन में थीटा बदलने का कोई चांस नहीं लग रहा है। देख लो थीटा जो है वो बी और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल है, कुछ समय बाद ये ट्विस्ट होकर के रोटेट करके रॉड यहां आ जाएगी। आप देखो केवल कौन बदल रहा है, एरिया बदल रहा है, एरिया ही बदल रहा है और कोई नहीं बदल रहा, एरिया चेंज हो रहा है। एरिया वेक्टर अगर आप इमेजिन करते हो कि एरिया वेक्टर भी सोचा जाए, तो या तो आपका एरिया वेक्टर ये होगा आपकी तरफ, और यह एरिया वेक्टर कैसा होगा, अंदर की तरफ। तो जनरली जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होती है, आप भी हमेशा उसी तरफ खड़े होते हो, और एरिया वेक्टर हमेशा किधर होता है, ऑब्जर्वर की तरफ। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर की तरफ है, तो जब अंदर की तरफ है तो तुम भी बोर्ड के पीछे ही खड़े होगे, एरिया वेक्टर हमेशा किधर होगा, आपकी तरफ। तो थीटा की वैल्यू या तो 0 होगी या तो 180 होगी, लेकिन हमें क्या लेना चाहिए, 0 लेना चाहिए। एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हमेशा एरिया से 90 डिग्री पर होती है, लेकिन ऑब्जर्वर की ओर होती है, और ऑब्जर्वर हमेशा किस तरफ होता है, हमेशा मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में। तो यहां आपने देखा कि बी बदल नहीं रहा, थीटा बदल नहीं रहा, एरिया बदल रहा है, इसमें कौन सा फंडा उठाओगे, ये वाला। तो लिखते हैं मॉड ऑफ ई, ये नेगेटिव किसी और वजह से आया है, अभी डिस्कस होगा थोड़ी देर में आज की क्लास में, तब तक के लिए इस नेगेटिव को एक्सेप्ट कर लो, और फिलहाल अभी हम वैल्यू ले रहे हैं। तो हमने कहा मॉड ऑफ ई ले लिया भाई, तो यहां पे आया बी कॉस थीटा, तो बी कॉस थीटा और डी डी टी, और साथ में ए माने एरिया। हमारी जो कैलकुलेशन थी वो यहां से यहां के लिए थी, टाइम 0 पर हम यहां थे, और टाइम किसी इंस्टेंट पर हम यहां पर हैं, एट एनी टाइम। अब रॉड यहां पर है, तो कितना एरिया स्वेप्ट हुआ है, एरिया निकाल लिया जाए। तो ये जो स्वेप्टिंग एरिया है वो किस शक्ल में है, सेक्टर की शक्ल में है। स्वेप्टिंग एरिया कैसा है, सेक्टर। सर्कल के जो हिस्से होते हैं वो क्या कहलाते हैं, सेक्टर। सर्कल के जो एरिया वाले हिस्से होते हैं सेक्टर। तो ये तो एक सेक्टर है, तो सेक्टर एरिया कितना कैसे निकलेगा भाई, तो सेक्टर एरिया, तो एनीवन क्लास में कौन है जो सेक्टर एरिया हमको बता पाए। पूरे सर्कल का एरिया तो होता है पाई आर स्क्वायर, लेकिन सेक्टर का एरिया कैसे निकलता है, हाफ आर स्क्वायर थीटा, हाफ आर स्क्वायर थीटा। सेक्टर एरिया होता है हाफ रेडियस का स्क्वायर, और थीटा, थीटा इज ए फॉर्मिंग एंगल, थीटा है यहां पर एंगल फॉर्म बाय सेक्टर। अब यही तो पंगा है यहां पर, इतने सारे थीटा हैं, कौन थीटा कहां का है वो तुम्हें ही मैनेज करना पड़ेगा। यहां पर जो एंगल हम बात कर रहे हैं वो सेक्टर ने जो बनाया हुआ है सेंटर पे। चलो मैं कंफ्यूजन क्रिएट नहीं रखना चाहता, तो मैंने इस एंगल को थीटा स्टार कह दिया, थीटा स्टार। देखो अब तुम्हें पता है कि फ्लक्स के फार्मूले में जो थीटा है वो बी और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल है, और यहां पे इस समय जो थीटा स्टार है दैट इज एंगल फॉर्म बाय सेक्टर एट द सेंटर। तो लिख दिया जाए भाई इसको, ए इज इक्वल टू हाफ, कितनी रेडियस का सर्कल तैयार होगा, रॉड की लेंथ के बराबर, और एंगल फॉर्म बाय सेक्टर कितना है, थीटा स्टार। ये आ गया, ये रहा इक्वेशन 1, सेक्टर एरिया निकाल चुके थे। अब मुझे यहां पर जो है इंड्यूस वोल्टेज निकालनी है, तो सिलेक्शन किया कि क्या चीज बदल रही है, पता चला एरिया बदल रहा है, ये वाला फंडा ले लिया। तो यहां पर हमने लिखा मॉड ऑफ ई, बी मीन्स बी, अभी अभी आपको बताया कि थीटा की कंडीशन क्या होगी, 0। ये वाला थीटा कौन सा थीटा, बी वर्सेस एरिया वेक्टर, बी कैसा है अंदर की ओर, तो एरिया वेक्टर भी अंदर की ओर। और यहां से आया डी डी टी,
और एरिया, सेक्टर एरिया रहा हाफ एल स्क्वायर थीटा स्टार, हाफ एल स्क्वायर थीटा स्टार। यहां पर इक्वेशन 1 का इस्तेमाल हो चुका है। अब बताइए टाइम के साथ क्या बदलेगा, टाइम के साथ क्या बदलेगा, थीटा स्टार। जो लोग नहीं बदलेंगे वो क्यों वहां पर हैं, बाहर करो उनको, डी थीटा स्टार बाई डी टी। और ये डी थीटा स्टार बाई डी टी, डी थीटा स्टार क्या बना, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। भाई जब कोई चीज रोटेट करती है, जब कोई चीज घूमती है, तो ये जो एंगल बनता है समय के साथ बदलता है, दैट एंगल इज कॉल्ड द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो डी थीटा स्टार जो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और डी टी क्या है टाइम, तो बन गया ओमेगा, ओमेगा माने एंगुलर वेलोसिटी। तो ये आ गया ई बराबर हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा, वेयर ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा स्टार बाई डी टी। ओमेगा इज एंगुलर स्पीड, जो भी रोटेशन करते हैं उनके पास एंगुलर स्पीड होती है। रिजल्ट आ चुका है। मैंने क्या कहा था कि आपको अपने लिए सबसे ज्यादा काम इस पर करना है। बहुत रेयर सिचुएशन होगी जहां पे बी बदलेगा टाइम के साथ, लेकिन फिर भी आएंगे क्वेश्चन एक दो। तो फैराडे ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की जो डिस्कवरी की, डिस्कवरी ही अपने आप में एक तरीके का जो है लॉ नंबर 1 है कि अगर हम रिलेटिव मोशन करते हैं किसके किसके बीच में, मैग्नेटिक सोर्स वर्सेज सर्किट जिसमें फ्लक्स लिंक होगा। तो अगर मैग्नेटिक सोर्स और उस सर्किट जिसमें कि फ्लक्स लिंक होगा उनके बीच में अगर रिलेटिव मोशन है तो 100% क्या बदलेगा, फ्लक्स बदलेगा। फ्लक्स बदलेगा तो रिस्पांस आएगा। उस रिस्पांस का नाम क्या है, इंड्यूस वोल्टेज। उस रिस्पांस का नाम क्या है, इंड्यूस करंट। और उसकी वैल्यू के बाद रिजल्ट के बाद ये पूरी की पूरी डिटेल और एक साथ में एप्लीकेशन। अभी इसी क्वेश्चन में बहुत सारी बातें हैं, पहुंचिए वहां तक, इस वहां से स्टार्ट करिए, लोग इसको कंटिन्यू करो। तो रोटेटिंग रॉड के अक्रॉस में वोल्टेज आ गई E इज इक्वल टू हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा। हाँ देखते हैं चैलेंज को कौन एक्सेप्ट करता है। ये L क्या है, यहां पर ये L क्या है, आप बोलोगे रॉड की लेंथ है। तो रॉड की लेंथ है, ये बात आपकी सही है, लेकिन अगर आपको ये लंबी रेस चलनी है तो E बराबर है हाफ बी और खाली जगह स्क्वायर साथ में ओमेगा। इस खाली जगह पर क्या भरें, तो यहां पर लिखें गैप बिटवीन फ्री एंड फिक्स्ड पॉइंट, ये लिखें। देखो ना, ये आपका फ्री वाला पॉइंट है और ये आपका कैसा पॉइंट है, फिक्स्ड वाला। तो इन्हीं दोनों के बीच का गैप क्या है, L है ना, बोलो यार। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि कभी कभी सिचुएशन आपके लिए ये बनेगी, जैसे ये रॉड है, कॉन्टिन्यूएशन में मैं मूव कर रहा हूं, आप भी मूव करते रहिए। अब की बार ये हिंज पॉइंट है, ये हिंज पॉइंट है ये, और रॉड रोटेट कर रही है। रॉड जो है रोटेट कर रही है। पॉइंट को समझना। अब की बार बताओ फ्री वाले एंड्स कौन कौन से हैं। एक तो ये वाला फ्री है और एक ये वाला फ्री है, और ये वाला पॉइंट कैसा है, फिक्स है। अब मान लेते हैं कि ये L1 है और ये क्या है, L2 है। तो यहां पे दो दो वोल्टेज होंगी, यहां पर दो दो वोल्टेज होंगी। क्यों दो दो वोल्टेज होंगी, क्योंकि तुमने अभी देखा कि जो वोल्टेज बनती है वो कहां कहां बनती है, फिक्स्ड वर्सेस फ्री। तो फिक्स्ड वर्सेस फ्री अगर ये वोल्टेज बनती है तो देखो यहां पर एक वोल्टेज बनेगी, मान लिया वो E1 है। एक वोल्टेज यहां बनेगी, मान लिया वो E2 है।
तो देखो E1 लिखना है। तो अगर आपको लंबी रेस चलनी है, लंबी रेस जीतनी है, तो भले ही तुमने डेरिवेशन किया हो हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा, लेकिन माइंड में सेट करना है हाफ बी गैप बिटवीन फ्री एंड फिक्स्ड वाला पॉइंट स्क्वायर ओमेगा। तो यहां पर देखो E1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में ही आपने ये काम किया है, बी यूनिफॉर्म हो गया। यहां पे L1 स्क्वायर ओमेगा और यहां पे E2 बराबर हो जाएगा हाफ बी L2 स्क्वायर ओमेगा। बोलो भाई, क्लियर ये बात? तो चलिए, इस किनारों पर E1 है, इस किनारों पर E2 है। टोटल कितना वोल्टेज है यहां पर? इसी क्वेश्चन में अब हम मूव कर रहे हैं आगे। टोटल कितना वोल्टेज है भाई इस वाले केस में? चलो मैं इसको और हाईलाइट करता हूं। फिक्स्ड वाले पॉइंट का नाम O था, फ्री वाले का नाम यहां A था, इस वाले फ्री का नाम था K। तो A और K के बीच में कुल कितना वोल्टेज है? A और K के बीच में कुल कितना वोल्टेज है? जबकि तुमको O और A के बीच में वोल्टेज पता है E1। O और A के बीच में जो वोल्टेज है वो E1 है। अब देखिए, नेमिंग कर देने के बाद जो E1 है वो क्या है? वोल्टेज कह लो, EMF कह लो, अक्रॉस OA, ये E1 है। और E2 है वोल्टेज अक्रॉस OK। मैं चाह रहा हूं कि आप मुझे वोल्टेज निकाल के दो A और K के बीच। A और K के बीच में वोल्टेज चाहिए। सुनो ध्यान से, या तो हम इन दोनों वोल्टेज को जोड़ें या फिर क्या करें, घटाएं। आंसर है सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। क्यों सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा उसको मैं समझा रहा हूं, गौर करना। एक क्वेश्चन रहता है आपके पास में कि जब रॉड रोटेट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तब जो फ्री वाला किनारा होता है, फ्री एंड, इज एट, और जो फिक्स्ड वाला किनारा होता है, फिक्स्ड एंड, इज एट। तो फ्री और फिक्स्ड में से एक होता है हाई पोटेंशियल पर, दूसरा किस में होता है, लो पोटेंशियल पर। तो अगर मान लो, अभी हमें नहीं पता, लेकिन अगर मान लो कि फ्री वाला हाई पोटेंशियल है तो वहां क्या लगाएंगे, प्लस, और फिक्स्ड वाला लो पोटेंशियल तो क्या लगाएंगे, माइनस। बट अभी देख लेते हैं कि कौन होता है हाई पर, कौन होता है लो पर। तो उसके लिए मैं इस वर्किंग को एक बार फिर आपके सामने लाता हूं। मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, याद रखना। ये रॉड है, ये वाला फिक्स किया था तुमने पॉइंट जब वर्किंग कर रहे थे, और ये वाला फ्री था। रॉड रोटेट हो रही थी, और ये कंडक्टिंग रॉड है, क्योंकि मामला है वोल्टेज का तो कंडक्टिंग ही होना चाहिए। तो जो रॉड में इलेक्ट्रॉन है भाई, कंडक्टर के अंदर तो ढेर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन है। अब जरा इस इलेक्ट्रॉन से अपने आप को इंट्रोड्यूस करिए, इलेक्ट्रॉन इनसाइड द रॉड। इस इलेक्ट्रॉन पर एक मैग्नेटिक फील्ड है जो कि अंदर की तरफ है, बी। जब ये रॉड रोटेट कर रही है, तो रॉड के पास लीनियर वेलोसिटी होगी भाई। हर सर्कुलर मोशन करने वाले के पास क्या होती है, एक एंगुलर वेलोसिटी होती है और एक लीनियर। और लीनियर वेलोसिटी हमेशा कैसी होती है, परपेंडिकुलर। भाई अगर मैं इस स्केल से लीनियर वेलोसिटी का टर्म्स यूज करूं, ये देखिए, ये रॉड है और ये रोटेट कर रही है, तो जो ये वेलोसिटी है ये लीनियर है, और ये हमेशा कैसी होती है, परपेंडिकुलर। तो इस रॉड के पास में एक लीनियर वेलोसिटी होगी, तो भाई ये लीनियर वेलोसिटी है। तो लीनियर वेलोसिटी जो है वो रॉड के साथ कैसी होगी, परपेंडिकुलर। तो उसी रॉड वाली ट्रेन के अंदर ही तो इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन के पास में भी क्या होगी, लीनियर वेलोसिटी। तो अब इलेक्ट्रॉन के पास भी है लीनियर वेलोसिटी, तो इलेक्ट्रॉन के पास हो गई लीनियर वेलोसिटी। अब ध्यान से अगर आप समझें चीजों को, तो वेलोसिटी
और मैग्नेटिक फील्ड आपस में कितने डिग्री पर? 90 डिग्री पर। वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड कितने डिग्री पर? 90 डिग्री पर। तो इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स निकालते हैं, QVB sin थीटा। डायरेक्शन जब निकालेंगे तो इसकी जरूरत पड़ेगी, QV क्रॉस B। तो अभी फिलहाल वैल्यू निकालते हैं। तो FM इज इक्वल टू हो गया EVB साइन थीटा हो गया 90 साइन 90, तो EVB साइन 91 हो गया। अब इस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी जरा उसको समझ लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉन ये रहा, इमेजिन कर लीजिए ये इलेक्ट्रॉन है और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है और वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड से कैसी है? परपेंडिकुलर। तो क्रॉस प्रोडक्ट रूल लगाया जाए V क्रॉस B, तो ऑल द फिंगर्स ऑफ राइट हैंड शुड बी अलोंग द V, और B कैसा अंदर की तरफ है, कर्लिंग टेक प्लेस। तो अब समझना बात को, वेलोसिटी ये है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो फिंगर्स हम अपनी पहले V की तरफ करें और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है तो ऐसे कर्ल करें, तो थंब मेरी तरफ आ रहा है, यानी जो फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा? इस तरफ। बोलो। लेकिन ये जो मैंने काम किया है वो ये सोच के किया है कि ये चार्ज कैसा था? पॉजिटिव। भाई ये यहां पे क्यों क्या रखा है? चार्ज। ये कैसा है? पॉजिटिव। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव चार्ज माने तो फोर्स कैसा आ रहा है? इस तरफ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लेकिन अंदर की बात है कि इलेक्ट्रॉन कैसा है? नेगेटिव। तो जो आंसर आ रहा है उसका ठीक क्या कर दो? उल्टा कर दो। तो यानी कि इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स बनेगा वो इधर की तरफ बनेगा। तो जिस समय ये रॉड रोटेट कर रही होगी उस समय इसके अंदर जो अरबों खरबों इलेक्ट्रॉन्स हैं, सारे के सारे नहीं लेकिन बहुत सारे, इस फोर्स की वजह से सारे के सारे जो आपके फ्री वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका बहुत सारा मास ऐसा होगा, बहुत सारा नंबर ऐसा होगा जो इस फोर्स की वजह से इधर की तरफ चल देंगे। तो यहां पे नेगेटिव इलेक्ट्रॉनों का क्या हो जाएगा? पोलराइजेशन हो जाएगा, रॉड में ही हो जाएगा। तो सारे इलेक्ट्रॉन रॉड के किस किनारे पर जमा होने लगे? जो फ्री वाला था। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन किसके पास थे? एटम के पास। तो जिस एटम के फ्री इलेक्ट्रॉन पोलराइज्ड होकर किनारे चले गए हैं, बेचारा वो एटम कैसा हो गया? पॉजिटिव। और पॉजिटिव वाले पे फोर्स कैसा आया था? इस तरफ। बोलो। तो पॉजिटिव वाला जो एटम है, चार्ज पॉजिटिव वाला, वो इस किनारे पर जमा हो जाएगा। तो सीखने को मिल गया क्या कि फ्री वाला किनारा किस पर होता है? एट लो पोटेंशियल। लो पोटेंशियल, इसलिए फ्री वाला किनारा नेगेटिव, और जो ये है आपका फिक्स्ड वाला किनारा वो कैसा है? हाई पोटेंशियल। और हाई पोटेंशियल माने पॉजिटिव। ये यूनिवर्सली अब आपको पता होना चाहिए कि व्हेन यू हैव ए सिचुएशन लाइक दिस, तो फ्री वाले किनारे पर लो पोटेंशियल, और इसीलिए वोल्टेज बनी है। इंड्यूस वोल्टेज के पीछे यही है कि भाई इस किनारे पे प्लस और इस किनारे पे माइनस, तो वोल्टेज डिफरेंस आ गया ना, पोटेंशियल आ गया। जैसे तुमने तार लगा करके बल्ब के साथ जोड़ा तो बल्ब क्या होने लगा? चलने लगा। क्लियर ये बात? तो अब यहां पर आ जाते हैं। हमारा क्वेश्चन ये था ए और के के बीच में पोटेंशियल कितना है। तो अभी अभी जाना कि ए कैसा है? नेगेटिव, और के भी कैसा है? नेगेटिव। लेकिन ये फिक्स्ड वाला पॉइंट कैसा है? पॉजिटिव। तो मुझे ए और के पर पोटेंशियल चाहिए, तो किरचॉफ का रूल लगाते हैं और ए से के तक चलते हैं, या आपका मन हो तो के से ए तक चलो। तो किरचॉफ का रूल लगा रहे हैं और ए से के तक जा रहे हैं। किरचॉफ का रूल और ए से के तक। तो ए पर जो पोटेंशियल है वो वी है। ठीक है, बोलो भाई। फिर ए के बाद हमें क्या मिला? ओ। ओ पर जो पोटेंशियल है वो वी ओ, प्लस में है ना ये। तो उसके बाद में फिर से देखो ओ से के गए, मतलब ओ कॉमन है ना, ओ तो 2 बार है, तो ओ अगर 2 बार है तो फिर हम उसको ओ को 2 बार शामिल कर रहे हैं।
O आपका A और O के बीच में भी है और O आपका K और O के बीच में भी है, तो एक बार O हमने और लिया। उसके बाद हम यहां पहुंचे, माइनस का VK, सारे पोटेंशियल जो हैं वो लिख दिए जाएं, ये मैंने लिख दिया, और ये बराबर किसके, 0 के। ठीक है, बोलो भाई। तो ये आपका आया VO माइनस का VA, देखना भाई ध्यान से, और ये आया प्लस VO माइनस का VK। ठीक, अब आप देखिए, सॉरी VK, और ये बराबर किसके है, 0 के। अब आपने ये माना है कि O और A के बीच में पोटेंशियल E1 है, इसका मतलब है कि आपके लिए क्या है, VO माइनस का VA बराबर क्या है, E1, यही तो मतलब है। और O और K के बीच में पोटेंशियल कैसा है आपका, E2 है, इसका मतलब हो गया VO और माइनस का VK बराबर क्या हो गया, E2। तो यानी ये तुम्हारा है E1 और ये तुम्हारा क्या है, E2। हमने कहा हमको A और K के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, हम किसके बीच में चल रहे हैं, A और K के बीच में, तो मूव करते हैं, A और K की बात करते हैं। तो हमने कहा A पर जो पोटेंशियल है वो माइनस VA है और जो K पर पोटेंशियल है वो माइनस का VK है। आपने कहा डिफरेंस चाहिए, तो एक से दूसरे वाले को माइनस कर दें, तो पोटेंशियल डिफरेंस बराबर हो गया माइनस का VA माइनस माइनस का VK। तो यहाँ से देखिए आपको मिलेगा क्या, VK माइनस का VA, सही है ये। और आप देखिए VK जो लिखा हुआ है उसके साथ हमने लिखा क्या, VK जो लिखा हुआ उसको मैंने ऐसे लिखा VO माइनस का VK। ये सारी चीज़ें मैं बाद में रफ कर दूंगा, आप ध्यान से केवल समझ लें। और यहाँ पर है माइनस, और ये VA लिखा है VO माइनस का, सॉरी ये है आपका VA है, तो ये रहा माइनस का VA और माइनस का VO। देखो कहीं कोई फर्क पड़ा, देखो भाई VO से VO कट गया, हाँ अभी एक सेकेंड, चेंज नहीं आना चाहिए, तो हमने इसको लिखा ऐसा करते हैं, VO प्लस कर दिया और VO ही माइनस कर दिया, तो VO और माइनस VO और ये प्लस का VK माइनस का VA, ठीक है ना इतना। अब सही है। अब आप देखिए भाई, अगर हम इसको ले लें, इसको अगर हम इसको ले लें, थोड़ा सा स्पेस चाहिए तो हटा रहे हैं, बाद में चीजें मैनेज कर लेंगे। तो ये आ जाएगा VO माइनस का VA। अगर हम इसको ले लें, ये हो जाएगा VO माइनस का VK, सही है। अब VO माइनस का VA कितना है, E1, और ये कितना है, E2। क्या सीखने को मिला, सीखने को ये मिला कि फ्री वर्सेस फ्री के बीच में अगर हमें PD चाहिए तो हमें फिक्स्ड और फ्री के बीच की जो वोल्टेज है, फिक्स्ड और फ्री की जो वोल्टेज है उसको आपस में क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। इसलिए अगर यहीं पर वो कहें, यहां पर ये कहें कि यहां पर 25 वोल्ट आया है और यहां पे 10 वोल्ट आया है, बताओ A और K के बीच में वोल्टेज कितना होगा, 25 माइनस 10। क्लियर ये बात, देख लो, क्योंकि सब चीजें नोट नहीं करनी है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बनेगा, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनेगा जो कि सीधे आपको आंसर देना होता है। इसका जो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है वो आप समझिए, हम आपको जो है सजेस्ट नहीं करेंगे कि आप इसको कॉपी करिए, भूल जाना फिर बताना। और सिमिलरली यहां पर, और अब सोच के देखो, अगर ये फिक्स्ड पॉइंट बीचों बीच होता, भाई अभी तो ये फिक्स्ड पॉइंट यहां से L2 डिस्टेंस पर है
और यहां से L1 डिस्टेंस पर है, अगर ये बिल्कुल मिडिल में होता तो L1 और L2 क्या होते बराबर, और जब L1 L2 बराबर होते तो E1 और E2 क्या हो जाता बराबर, तो यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या आ जाता 0। तब जब हम अक्रॉस में जो फ्री किनारे हैं यहां पे एक बल्ब लगाते तो वो बल्ब ऑन नहीं होता। नहीं मेरी बात समझ में आई? आप अभी अभी एक फिनोमेना देख के आए हैं, ये वाली। आपने कहा है कि अगर हम एक रॉड को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करा रहे हैं और यहां पे बल्ब लगा रहे हैं तो बल्ब जल रहा है, और आप कह रहे हैं कि एक वोल्टेज बन रही है। लेकिन अगर इसी रॉड को मिडिल में क्लैंप किया जाए और रॉड को रोटेट कराया जाए और यहां पर एक बल्ब लगा दिया जाए, अब ये बल्ब नहीं जलेगा। क्यों नहीं जलेगा? आंसर यहां से देखो कि अब आपने किन को चुना है, फ्री किनारों को चुना है, और फ्री किनारों पर पोटेंशियल डिफरेंस कैसे आएगा, नेगेटिव करके आएगा। तो जब आपका ये वाला किनारा फ्री है, ये टर्मिनल आपका फ्री है और ये भी आपका फ्री है, इसका नाम A है, इसका नाम K है, फिक्स वाले का नाम O है, तो O और A के बीच में पोटेंशियल कितना था E1। E1 की वैल्यू क्या थी B L1 स्क्वायर ओमेगा, और O और K के बीच में, O और A के बीच में जो पोटेंशियल O और K के बीच में था E2 था, हाफ B L2 स्क्वायर ओमेगा। जब मिडिल में क्लेम करोगे तो L1 L2 बराबर हो जाएंगे, E1 E2 बराबर हो जाएंगे, तो A और K के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या जाएगा 0। इसलिए इस समय आपका ये बल्ब ऑन नहीं होगा। क्लियर ये बात? तो आप जो है शुरुआत करें यहां से, पहले ये काम पूरा कर लें। एक्सप्लेनेशन आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है, आप चाहें तो नोट करें और नहीं तो आप जो है सीधे रिजल्ट पर आ जाएं कि जब कोई रॉड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करती है तो उसका जो फ्री वाला किनारा है वो लो पोटेंशियल होता है और जो फिक्स्ड वाला है किनारा वो हाई पोटेंशियल होता है। एक्सप्लेनेशन मेरी कोई बाउंडेशन नहीं, आप चाहें तो अपना जो है निकालें, उसको कोई समस्या नहीं है, लेकिन वहां कुछ है कहां, वो तो मैंने डायरेक्शन ऑफ फोर्स देखा है केवल। उसके बाद जब आ जाएं आप, तो ये एक सर्कल मैंने पहले से ही बना लिया है। कॉन्टिन्यूएशंस में आगे बढ़ते रहना। यहां ये रॉड है जो रोटेट की जाएगी, लेकिन फिक्स्ड पॉइंट ये है, ये है फिक्स्ड पॉइंट O, ये है फ्री वाला पॉइंट, नाम इसका A है। ये है आपका फ्री वाला पॉइंट, इसका नाम K है। जान चुके हैं कि ये है हाई लो पोटेंशियल और ये है हाई पोटेंशियल। ये L1 है और ये L2 है। तो PD माने पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस OA, उसको हमने E1 लिखा था, हाफ B L1 स्क्वायर ओमेगा आएगा, B L1 स्क्वायर ओमेगा। PD माने पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस OK, E2 बराबर हाफ B L2 स्क्वायर ओमेगा। अब जो लाइन लिख रहे हैं रेड पेन से वो इंपॉर्टेंट होगी, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस फ्री एंड्स, जो फ्री एंड्स हैं उनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा, तो E1 माइनस E2। चेक करो भाई सब लोग, E1 और E2 में बड़ा कौन है, L1 बड़ा है ना भाई। देखो E1 में भी हाफ, E2 में भी हाफ, B और B ओमेगा ओमेगा, L1 बड़ा है तो E1 बड़ा होगा, तो बड़े से छोटे वाले को क्या कर दो माइनस। एंड स्पेशल कि अगर ये रॉड, इफ रॉड इज रोटेटिंग अबाउट मिडिल पॉइंट, अगर इसी रॉड को मिडिल पॉइंट के अबाउट रोटेट करा दिया जाए
तो इफ रॉड इज रोटेटिंग अबाउट मिडिल पॉइंट देन L1 बराबर हो जाएगा L2 और E1 बराबर हो जाएगा E2। सो PD माने पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस फ्री एंड्स विल बी जीरो। अगर आप चाहते हो कि रॉड के किनारों पर वोल्टेज मिले, अगर आप चाहते हो कि रॉड के पास पोटेंशियल डिफरेंस मिले, तो आपको इस रॉड को किसी भी कीमत में मिडिल पॉइंट के अबाउट रोटेट नहीं कराना है। डिस्कशन के बाद रिजल्ट्स लिखे गए हैं। आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि डायरेक्शन ऑफ फ्लोइंग करंट बताइए। तो आगे बढ़े इसके पहले आप ये जानते हो कि अगर ये बैटरी है और ये प्लस है और ये माइनस है, तो जो बाहर है, जो आउटसाइड है, तो बाहर अगर देखोगे तो करंट का फ्लो कैसे होता है? प्लस से माइनस। बट अंदर कैसे होता है? माइनस से प्लस। ये जानते हो ना। रोटेटिंग रॉड के बारे में अब सोचना शुरू करो। ये रोटेटिंग रॉड है, ये फिक्स है, ये फ्री है। फ्री तुम्हारा हाई पोटेंशियल है और ये तुम्हारा कैसा है? फ्री तुम्हारा लो पोटेंशियल है, फिक्स तुम्हारा हाई पोटेंशियल है। तुमने इससे बल्ब जोड़ा तो ये बल्ब जो है बाहर में आ गया, तो बाहर करंट का फ्लो कैसे होगा? प्लस से माइनस। बट अंदर कैसे होगा? ठीक है, अंदर होगा माइनस से प्लस। तो संभल करके आंसर देना होता है कि बाहर की तरफ करंट कैसी है? फिक्स्ड से फ्री। प्लस से माइनस मतलब फिक्स्ड से फ्री। अंदर कैसी है? रॉड में कैसी है? फ्री से फिक्स्ड। तो ये जो क्वेश्चन इस समय डिस्कशन चल रहा है, इसके पहले जो आपने फ्री और फिक्स्ड का हाई और लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब भी आप भूलो तो हमेशा वही मैग्नेटिक फोर्स से आप पता कर सकते हो कि कैसे जो है हाई हुआ, कैसे लो हुआ। जरा इस वाले नोट को देखिए, सिचुएशन कैसी है। सिचुएशन में हमने आपको एरिया नहीं दिखाया, लेकिन एरिया वेक्टर दिखाया। यानी ये बात पक्की हो गई कि एरिया तो रहा होगा। और ये मैग्नेटिक फील्ड दिखा दिया बी, और आपसे बता दिया कि जो बी है वो यूनिफॉर्म है, समय के साथ बदलेगा नहीं। और जो एरिया वैल्यू है वो भी कांस्टेंट है। एरिया वैल्यू कांस्टेंट है, ये भी नहीं बदलेगी। इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो थीटा है। तो जो ये थीटा है ये वेरी करने वाला है। अब अगर आप सोचें कि ऐसा कौन सा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है जिसमें थीटा वेरी करेगा, तो उसके सपोर्ट में जरा एक डायग्राम बनाते हैं, देखना भाई। ये हमारे पास में एक एरिया है, ये एरिया है, और ये रहा मैग्नेटिक फील्ड बी, यूनिफॉर्म है। एरिया वेक्टर तो ये होगा। एरिया वेक्टर बताओ कितने एंगल पर है? 90। अब हमने इस एरिया को रोटेट कर दिया, तो अगर हम इस एरिया को रोटेट करेंगे, आप इस सेल फोन को देखना और एरिया की सिचुएशन देखना। मैग्नेटिक फील्ड तो इस तरह दिखाई दे रहा है आपको, ये आपका सिचुएशन ये था। अब अगर हम एरिया को रोटेट करेंगे, तो एरिया रोटेट किया तो साथ में ये कौन रोटेट हुआ? एरिया वेक्टर। तो अब हमारा एरिया वेक्टर और बी क्या आपस में 90 बनाएंगे ना? वो तो बदल जाएगा। तो वही हमने कहा कि थीटा वेरी कर रहा है। जैसे तुमको पता चला थीटा वेरी कर रहा है, तुरंत जो है वहां पे जो पॉइंट लिखे थे कि अब इंड्यूस वोल्टेज होगी हाफ बी ए डी डी टी कॉस थीटा।
अरे बोलो यार, नेगेटिव हटा दिया, मैंने मॉड लिया। अब यहां पे और आगे मूव करो, हाफ बी ए और कॉस थीटा क्या होता है, माइनस का साइन थीटा डी थीटा बाई डी टी। कॉस थीटा का कॉस डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स यही तो होता है। तो यहां से आ गया E इज इक्वल टू, मॉडुलस लेके चल रहे हैं हम लोग, हाफ बी ए डी थीटा बाई डी टी ओमेगा हो गया, और ये साइन थीटा, क्योंकि जब आपकी ये सरफेस, जब आपका ये एरिया रोटेट करेगा तो एरिया के पास एंगुलर वेलोसिटी आएगी, और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा बराबर होता है डी थीटा बाई डी टी। तो यहां से डी थीटा बराबर हो गया ओमेगा डी टी, इंटीग्रेशन कर लीजिए, तो अकेले डी थीटा का थीटा हो गया, ओमेगा अकेले डी टी का टी हो गया, थीटा बराबर ओमेगा टी। तो यहां से E बराबर आ गया हाफ, हाफ कैसे आ गया, क्या फार्मूला था, हाँ वो अभी तक दिमाग में वो चल रहा है रॉड वाला केस, हाफ नहीं था ना। तो ये आ गया बी ओमेगा, अब लिखता हूं बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, थीटा की जगह पे ओमेगा टी। सपोज कर लिया कि जो ये एरिया है, ये एरिया जो है n टन्स का लूप है। अगर ये n टन्स का लूप है तो यहां पे हम n से क्या करें, मल्टीप्लाई करें। क्यों मल्टीप्लाई करें, देखो अगर तुमने n टन्स वाली लूप सोची है तो जो ये फाई बराबर बी ए होता है, फाई बराबर बी ए, फाई बराबर बी ए कॉस थीटा ये होता है। ये तो केवल एक टर्न का आएगा ना, अगर आप n टर्न केवल ये बात करोगे तो क्या बन जाएगा, n और अब मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो फॉर द n टर्न्स रिजल्ट हो जाएगा n बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, एंड दैट इज कॉल्ड द रोटेशनल ईएमएफ, क्योंकि ये रोटेशन से आया है। वहां पर भी जो तुमने निकाला था रॉड को, वो भी रोटेशनल ईएमएफ है। तो रोटेशनल ईएमएफ का ये दूसरा केस तुम पढ़ रहे हो। पहले तुमने रॉड का रोटेशन देखा, उससे वोल्टेज निकाली, अब तुमने एक कॉइल का रोटेशन देखा मैग्नेटिक फील्ड में, उससे ई निकाला। तो जो ये रोटेशनल ईएमएफ आया है, देखो ये हार्मोनिक फंक्शन है। हार्मोनिक फंक्शंस का मतलब हो गया कि जिन रिलेशंस में, जिन फार्मूले में साइन और कॉस आते हैं, साइन और कॉस टाइम फंक्शन, यहाँ पे देखो आया साइन ओमेगा टी, तो टाइम के साथ ये बदलेगा ना, और साइन की बदलने की जो टेंडेंसी होती है वो ऐसी होती है, समय के साथ साइन वाला फंक्शन ऐसे बदलता है और समय के साथ कोसाइन वाला फंक्शन ऐसे बदलता है। कुल मिला के इस तरीके के बदलने को बोलते हैं हार्मोनिक होना, कभी मैक्सिमा कभी मिनिमा, उसके बाद में डायरेक्शन बदल के मैक्सिमा फिर मिनिमा। देखो ये क्या है मिनिमा और ये क्या है मैक्सिमा, ये क्या है मिनिमा और ये क्या है मैक्सिमा, लेकिन ऊपर का मैक्सिमा प्लस है, नीचे का क्या है माइनस। डायरेक्शन बदल करके कभी मिनिमा कभी मैक्सिमा, कभी मिनिमा कभी मैक्सिमा, ये हार्मोनिक नेचर कहलाता है। और आपकी इस वोल्टेज में, इस वोल्टेज के फार्मूले में साइन आया है, तो साइन टाइम के साथ बदलेगा, यानी ये जो वोल्टेज आई है कैसे आई है, हार्मोनिक। ठीक है, तो हेडिंग डालिए आप, नोट में कुछ लिख लीजिए, उसके बाद कॉपी करिए। कैलकुलेट द रोटेशनल ईएमएफ, कैलकुलेट द रोटेशनल ईएमएफ, कैलकुलेट द रोटेशनल ईएमएफ when capital N turn coil, rotational EMF when capital N turn, TURNS, turns coil, rotating under uniform magnetic field, ब्रैकेट में कैपिटल B, अंडर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ब्रैकेट में कैपिटल बी। ठीक है, जितना ये बोर्ड पर लिखा हुआ उतने के लिए स्पेस छोड़ दीजिएगा, स्पेस छोड़िए।
अब जरा देखिएगा इस इंड्यूस वोल्टेज के बारे में कुछ कमेंट्स करने हैं। तो ये जो इंड्यूस वोल्टेज आई है यहाँ वाली, पहला ऑप्शन है कि जो इंड्यूस वोल्टेज है वो समय के साथ लगातार बदलेगी। दूसरा ऑप्शन है समय के साथ लगातार चेंज होगी लेकिन हार्मोनिक तरीके से। कौन सा सही है? समय के साथ बदलेगी लेकिन हार्मोनिक तरीके से। तो यहाँ की जो इंड्यूस वोल्टेज है वो हार्मोनिकली बदलने वाली वोल्टेज है, और जो लोग हार्मोनिकली अपने आप को बदलते हैं उन्हीं को अल्टरनेटिंग बोलते हैं। क्या कहते हैं? अल्टरनेटिंग। एंड दैट इज वाई ये जो वोल्टेज है क्या कहलाएगी? अल्टरनेटिंग। तो जब आपने स्पेस छोड़ दिया, लिखो कैलकुलेटेड इंड्यूस वोल्टेज, कैलकुलेटेड, स्पेस छोड़ने के बाद ही लिखना है कैलकुलेटेड इंड्यूस वोल्टेज, कैलकुलेटेड इंड्यूस्ड वोल्टेज इज हार्मोनिक फंक्शन। हार्मोनिक फंक्शन पे अंडरलाइन कर लो। हार्मोनिक फंक्शन means alternating in nature, means alternating in nature, means alternating in nature, alternating in nature। नेक्स्ट लाइन पे जाइए, ध्यान दें नेक्स्ट लाइन पर। देखो जब तुमने यहां पे cos थीटा लिया है तो यहां पे क्या आया? साइन। अगर हम यहां पे साइन ले लें, कैसे? तुमने कहा कैसे ले सकते हैं? तो थीटा क्या चीज होती है? थीटा होता है एंगल बिटवीन बी एंड ए। क्लियर? तो अब ध्यान देना भाई, यहां पर एक हमने रेफरेंस लाइन बनाई, सेम डायग्राम है। आप देख पा रहे हैं कि ये बी है, आपको दिखाई दिया, ये तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, और ये ए फॉर एरिया वेक्टर है, ये भी आपको दिखाई दिया। लेकिन हमने आपको परेशान करने के लिए ये वाला थीटा दे दिया। तुम्हें तो कौन सा थीटा चाहिए? ये वाला चाहिए। तो तुम्हारे काम का जो थीटा होगा वो कौन होगा? 90 माइनस थीटा। तो यहां पर जब तुम थीटा लाओगे, ये थीटा कौन सा थीटा होता है? बी और ए के बीच का एंगल। तो यहां पे क्या लिखोगे? 90 माइनस थीटा। तो अब ये क्या बन जाएगा? साइन। तो आखिरी में क्या आ जाएगा? कॉस। इसका मतलब ये हो गया कि अगर हमने आपसे ये कहा कि अल्टरनेटिंग वोल्टेज का फार्मूला लिखो, तो आंसर ये है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज बराबर होता है एनबी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। अल्टरनेटिंग वोल्टेज बराबर होता है एनबी ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। क्लियर है ना ये बात? ये अलग बात है कि तुमने जो डेरिवेशंस किया उसमें किसको लाए? साइन को। तो नेक्स्ट लाइन से लिखिए आप, नेक्स्ट लाइन से लिखिएगा अल्टरनेटिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ, अल्टरनेटिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ ब्रैकेट में वोल्टेज गिवन बाय फार्मूला सच एज, अल्टरनेटिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ ब्रैकेट में वोल्टेज गिवन बाय फार्मूला सच एज, गिवन बाय फार्मूला सच एज। और ये दोनों रिजल्ट लिख लीजिए। ये मत सोचना कि साइन ही होता, कॉस भी हो सकता है अगर आप चाहोगे तो।